देखिए, इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी कहानी खुद ही बता देते हैं। और आज हम ऐसे ही एक नाम की बात करने वाले हैं, विजयनगर। इसका मतलब क्या है? विजय का शहर। मतलब नाम में ही वो ताकत और वो महत्वाकांक्षा झलकती है ना? और कमाल की बात यह है कि 14वीं सदी में जब ये बना, तो ये सिर्फ एक साम्राज्य का नाम नहीं था, बल्कि ये एक शानदार राजधानी भी थी। एक ऐसी राजधानी जिसने कई सदियों तक पूरे दक्षिण भारत पर राज किया। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। साल है 16वीं सदी का। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस भारत आता है और एक शहर को देखकर आप यकीन मानिए वो हैरान रह जाता है। वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि ये शहर तो उसे रोम जितना बड़ा और खूबसूरत लगा। रोम जितना बड़ा। मतलब हम किसी छोटे मोटे शहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस जमाने का एक मेगा सिटी था। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी तुलना रोम से हो रही थी, आखिर बना कैसे? इसकी नींव किसने रखी और कौन थे वो लोग जो इसे कामयाबी की बुलंदियों तक ले गए? चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1336 से। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने ही इस महान साम्राज्य की नींव रखी। और ये सिर्फ एक साम्राज्य की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसी विरासत थी जिसने आने वाली कई सदियों के लिए दक्षिण भारत की राजनीति, कला और संस्कृति सबको एक नई दिशा दी। देखिए, विजयनगर की पूरी कहानी को आप 4 हिस्सों में, या कहें कि 4 राजवंशों में देख सकते हैं। सबसे पहले आए संगम वंश, फिर उनके बाद आए सालुव, फिर आए तुलुव और आखिर में अरविदु वंश, एक के बाद एक। इन चारों ने मिलकर करीब करीब 300 साल तक इस साम्राज्य को चलाया और इसे वो शक्ल दी जिसके लिए हम आज इसे जानते हैं। हर साम्राज्य का आप जानते हैं एक गोल्डन पीरियड होता है, एक शिखर, है ना? विजयनगर के लिए वो दौर था तुलु वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय का। अरे उनके राज में तो साम्राज्य अपनी ताकत और दौलत के चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने रायचूर दोआब जैसे बहुत जरूरी और उपजाऊ इलाके को जीता, उड़ीसा के शासकों को हराया और तो और बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह शिकस्त दी। अच्छा, इतनी जीत, इतनी ताकत, पर सवाल ये है कि ये सब आ कहाँ से रहा था? मतलब इनकी सैन्य ताकत का राज क्या था? आखिर वो कौन सा सिस्टम था जो इतने बड़े प्रशासन और इतनी विशाल सेना को संभाल रहा था? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम में, जिसे कहते हैं अमर नायक प्रणाली। ये विजयनगर का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इनोवेशन था। इसमें होता क्या था कि राजा अपने सैन्य कमांडरों को, जिन्हें नायक कहते थे, उन्हें शासन करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे। और ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, बड़ा सिंपल था। राजा, जिन्हें राय भी कहते थे, वो नायकों को जमीन देते थे। अब नायक का काम था कि उस इलाके से टैक्स इकट्ठा करे, किसानों से, कारीगरों से, व्यापारियों से, और फिर उसी पैसे से वो राजा के लिए घोड़े और हाथियों की एक तय सेना मेंटेन करता था। मतलब राजा का कोई सीधा खर्चा नहीं, लेकिन एक विशाल सेना हमेशा तैयार। कितना शानदार आइडिया था, है ना? और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ऐसा माना जाता है कि ये सिस्टम शायद दिल्ली सल्तनत में चल रही इक्ता प्रणाली से प्रेरित होकर बनाया गया था। इससे पता चलता है कि विजयनगर के राजा कितने स्मार्ट थे। वो दूसरे सफल प्रशासनिक तरीकों से सीखते थे और फिर उन्हें अपने हिसाब से बदल लेते थे। और देखिए, सेना की ताकत सिर्फ जमीन या टैक्स से नहीं आती थी, व्यापार से भी आती थी। और कृष्णदेव राय इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो कहते थे कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए ताकि व्यापार बढ़े और बाहर से अच्छे घोड़े, हाथी, कीमती पत्थर, ये सब आसानी से आ सकें। खास तौर पर घोड़े। घोड़े उस जमाने में लड़ाई के लिए, समझ लीजिए, आज के फाइटर जेट्स जैसे थे। अब जाहिर सी बात है, जब कोई साम्राज्य इतना बड़ा और ताकतवर होता है तो उसके पड़ोसी भी कमजोर नहीं होते। उस दौर में दक्षिण भारत की राजनीति एक शतरंज के खेल जैसी थी। कई बड़े खिलाड़ी थे और सब अपनी अपनी चालें चल रहे थे। तो विजयनगर के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? उत्तर में थी दक्कन की सल्तनतें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, और दूसरी तरफ था उड़ीसा का गजपति साम्राज्य। अब इन सब के बीच लगातार एक खींचतान चलती रहती थी। किस लिए? उपजाऊ जमीन के लिए और अमीर व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करने के लिए। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। इन राजाओं के जो टाइटल्स थे ना, वो उनकी सैन्य ताकत बताते थे। जैसे उड़ीसा के राजा कहलाते थे गजपति, मतलब हाथियों का स्वामी। दक्कन के सुल्तान कहलाते थे अश्वपति, मतलब घोड़ों का स्वामी। और विजयनगर के राजा खुद को क्या कहते थे? नरपति,
यानी मनुष्यों का स्वामी, या कहिए एक विशाल सेना का स्वामी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब हमेशा लड़ते ही रहते थे। असल में ये डिप्लोमेसी का एक बहुत कॉम्प्लेक्स खेल था। कभी-कभी सत्ता का बैलेंस बनाए रखने के लिए विजयनगर के राजा अपने दुश्मन राज्यों में किसी एक दावेदार का साथ दे देते थे, और कभी-कभी सुल्तान भी ऐसा ही करते थे। मतलब दुश्मनी और दोस्ती सब साथ-साथ चल रहा था। पर जैसा कि हम जानते हैं, ताकत का ये खेल, ये संतुलन हमेशा बहुत नाजुक होता है। और विजयनगर की कहानी में भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1565, और ये वो साल था जब विजय के शहर की किस्मत पलट गई। एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस लड़ाई को इतिहास में तालीकोटा के युद्ध या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि विजयनगर के जो पुराने दुश्मन थे, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, उन सब ने हाथ मिला लिया, एक गठबंधन बना लिया। और उनकी इस मिलीजुली सेना ने राम राय के नेतृत्व में लड़ रही विजयनगर की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। एक निर्णायक हार। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। उस शानदार राजधानी को, विजय के शहर को बुरी तरह लूटा गया और फिर वीरान छोड़ दिया गया। साम्राज्य पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसका केंद्र पूरब की तरफ शिफ्ट हो गया। अरबिंदु वंश ने पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से राज तो किया, लेकिन विजयनगर वाली वो पुरानी शान वो कभी वापस नहीं आ सकी। इसके बाद कई सदियों तक ये महान शहर बस खंडहर बनकर रह गया, दुनिया की नज़रों से एकदम ओझल। फिर साल 1800 के आसपास एक ब्रिटिश इंजीनियर और पुरातत्वविद आए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। उन्होंने इन खंडहरों को फिर से दुनिया के सामने लाने का काम शुरू किया। एक तरह से उन्होंने ही दुनिया को इस भूले बिसरे साम्राज्य की कहानी फिर से याद दिलाई। लेकिन भले ही दुनिया के नक्शों से ये शहर मिट गया था, वो वहाँ के लोकल लोगों की यादों में, उनकी कहानियों में हमेशा जिंदा रहा। वो लोग इसे विजयनगर नहीं कहते थे, वो इसे हम्पी के नाम से जानते थे। ये नाम वहाँ की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा था, और आज भी हम सब इन शानदार खंडरों को हम्पी के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक शहर जो कभी रोम जितना बड़ा था, वो आखिर गुमनामी के अंधेरे में खो कैसे सकता है? और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इतिहास में न जाने ऐसी और कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।